दोस्तों, इस कहानी के बारे में मैं बस इतना कहूँगी कि आप इसे देखकर इमोशनल जरूर हो जाएंगे। एक औरत की मजबूरी और बेबसी आपने इस तरह कभी नहीं देखी होगी। ये कहानी आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो तो क्या होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं आखिर में आपको इस मूवी का नाम भी बताऊंगी। दोस्तों, ये मेरी अब तक की वन ऑफ द मोस्ट हार्ट टचिंग स्टोरी है। कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान के एक गांव से। उस गांव में शायदा अपनी 2 बेटियों के साथ, जिनका नाम इकरा और शैलजा है, दोनों ही उसकी दुनिया है। पति हकीम, जो कि एक कट्टर सोच वाला आदमी है, वो अपने पति के सामने डरी सहमी सी रहती है। साथ ही साथ उसकी दोनों बेटियां भी और सास भी अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाती है। आज शायदा अपने पति से छुपकर अपनी दोस्त महरीन से मिलती है। उसने उसे बताया कि मेरी बड़ी बेटी इकरा ने प्राइमरी की पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन अब मैं उसे आगे पढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि आसपास के इलाके में भी लड़कियों के लिए कोई विद्यालय नहीं है। पास ही में मास्टर जी गांव के लड़कों को पढ़ाते हैं और शायदा ने सोचा कि वो अपनी बेटी इकरा के बारे में उनसे बात करेगी। महरीन जब शायदा के घर से अपने घर जाती है तो उसके अब्बा उसे बहुत डांटते हैं कि आज फिर से तुम उस औरत से मिलकर आई हो। पता है ना, गांव के लोग उसके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, जो अपने पति की बात नहीं मानती। इस तरह वो अपनी बेटी महरीन को शायदा से दूर रहने को कहता है। पति के घर ना होने पर उसका घर उसकी बेटियों की किलकारियों से गूंज उठता है, लेकिन उसके आने पर दोनों बेटियां अंदर छुप जाती हैं और घर में सन्नाटा सा छा जाता है। ना किसी को हंसने की इजाजत है और ना ही सवाल करने की। गांव की औरतें भी शायदा से सही तरह से बात नहीं करती। उनका कहना है कि उनके पति और भाई ने इस औरत से बात करने को मना किया है क्योंकि ये दूसरों के दिमाग को दूषित करती है। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती है, इसलिए लोग उसे बुरी माँ कहते हैं कि वो अपनी बेटियों को बिगाड़ रही है, अपने हक के लिए लड़ने की बात करती है और वो सब शायदा को पागल बुलाती हैं। शायदा का पति भी अक्सर एक बाबा के पास जाता रहता है। उसका कहना है कि तुम अपनी औरत पर कंट्रोल रखो, तुम घर के मुखिया हो और आखिरी फैसला तुम्हारा होना चाहिए। तुम जो भी कहो उसे तुम्हारी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम्हें जिद्दी घोड़े को काबू में करना आना चाहिए। शायदा का पति हकीम जब घर आया तो शायदा डरते हुए इकरा की आगे की पढ़ाई के बारे में बात करती है। ये सुनते ही हकीम गुस्से से भर उठा। शायदा इससे आगे वो कुछ कहती कि हकीम उसे डराने धमकाने लगा कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और उसे एक औरत की ज़रूरत थी, नहीं तो एक विधवा से भला कौन शादी करेगा। वो उसे बूढ़ी बुलाता है और आगे से तुमने इस बात का मेरे सामने जिक्र किया तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। इतना कहकर वो चला गया और शायदा फिर से नॉर्मल होकर काम में लग गई। यही उसकी जिंदगी है। उसकी सास ने उससे कहा कि पुरुष अपनी महिलाओं के लिए सीमाएं निर्धारित करते हैं और वो उन्हें लांघ जाए वो उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए अपनी हद में रहो। मेरे बेटे ने तुमसे शादी करके तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, नहीं तो तुम विधवा से भला कौन शादी करता। शायदा ने उससे कहा कि मैं 16 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और इस ऋण की कीमत मैं हर पल चुका रही हूँ। लेकिन उसकी सास का कहना है कि यदि तुम अपने पति की आज्ञा नहीं मानोगी तो तुम नरक जाओगी, नरक की आग में तुम्हें जलना होगा। पास ही में मास्टर जी गांव के लड़कों को पढ़ाते हैं और संगीत की शिक्षा देते हैं। अक्सर इकरा दूर से ही उन्हें देखा करती है। पिता की चोरी से घर में कुछ किताबें छुपाई हुई हैं। उसकी गैर मौजूदगी में दोनों बहनें वो उन किताबों को पढ़ती रहती हैं, लेकिन पिता के आ जाने पर वो उन्हें छुपा देती हैं। अगले दिन शायदा के पति हकीम ने कहा कि मेरे दोस्त की माँ काफ़ी बीमार है, हमें उसे देखने जाना चाहिए और वो शायदा के साथ उसे देखने जाता है। उनके घर में अचानक हकीम की नज़र उसके दोस्त की बेटी पर पड़ी और वो उसे गंदी नज़र से देख रहा था। शायदा ने भी ये बात नोट की। खैर, हर दिन हकीम के पास पड़ोस का एक बच्चा भी पढ़ने आता है। वो उस बच्चे को एक सवाल हल करने को कहता है और शायदा ने
उसे एक सेकंड में उसका जवाब दे दिया और ये जवाब सच में सही था। लेकिन हकीम शायदा के एक जवाब सुनकर खुश नहीं बल्कि गुस्से से भर उठा और उससे कहा कि औरत हो तो औरत बनकर रहो, आदमियों की बराबरी करने की कोशिश मत करो। रात को हकीम ने शायदा से कहा कि वो अगली सुबह सूरज निकलने से पहले उसे शहर पहुंचना है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ जाए और मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दे। ये बात सुनते ही आज शायदा बहुत खुश थी और इसका कारण था कि उसके पति के चले जाने के बाद वो तुरंत ही मास्टर जी के पास पहुंची। शायदा ने उनसे कहा कि मैं एक शक्तिहीन औरत हूँ जिसका समाज में कोई महत्व नहीं है। मास्टर जी एक नेक दिल इंसान है। उन्होंने शायदा को समझाया कि वो कमजोर नहीं है, वो अपनी अंदर की शक्तियों को पहचाने, वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी से ना डरे। और फिर शायदा ने अपनी बेटी इकरा के बारे में बात की कि वो उसे आगे पढ़ाना चाहती है। मास्टर जी ने उसे शहर की एक दुकान का पता दिया जहाँ पर इकरा की अगली क्लास की किताबें उसे मिल जाएंगी। वो अपने पति के डर से इकरा को मास्टर जी के पास पढ़ने नहीं भेज सकती, लेकिन हाँ, वो उन किताबों से घर पर ही पढ़ाई कर सकती है। और अब हकीम शहर से वापस आ चुका था। शायदा ने उससे झूठ कहा कि इकरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे शहर में डॉक्टर के पास दिखाना होगा। तब हकीम का कहना था कि मैं सारा दिन खेत में व्यस्त रहूंगा, इसलिए तुम अपने पिता के साथ चली जाओ। लेकिन अब वो किसी के साथ वहाँ पर किताबें लेने नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी वो अगले दिन अपनी माँ से मिलने पहुँचती है। शायदा का भाई परमात्मा की बंदगी में लग गया है और वो कभी घर नहीं आता, इसलिए शायदा के अब्बू उससे बहुत नफरत करते हैं। आज उसकी माँ ने उससे कहा कि हमेशा इस तरह से गुस्से में मत रहा करो। इतने साल बीत गए तुम्हारी शादी को, लेकिन मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं देखा। अब सच्चाई से समझौता कर लो। शायदा ने उससे कहा कि मुझे ये उपदेश देना बंद करें। मेरे साथ आप लोगों ने ये सब करके क्या हासिल किया? आपको क्या मिला? उसकी शादी छोटी उम्र में कर दी गई और विधवा हो जाने के बाद एक हकीम जैसे आदमी के साथ उसे बांध दिया गया। इस पर शायदा की माँ का कहना है कि वो उसे प्यार करती है, अपनी बेटी की फिक्र है, इसलिए उन्होंने उसकी दूसरी शादी कराई। उस आदमी ने एक विधवा को अपनाया है, तुम्हें उसका एहसान मानना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि हकीम अपनी माँ के पास जाता है। वो उसे कहता है कि आप कल ही मेरे रिश्ते के लिए मेरे दोस्त के घर जाओ, उसकी बेटी का हाथ मेरे लिए मांगो। ये बात सुनकर शायदा के हाथ से चाय का प्याला गिर गया। जाहिर सी बात है कि ये सुनकर शायदा पर क्या बीती होगी। वैसे तो हकीम शायदा से प्यार नहीं करता, लेकिन क्या उसकी बेटी की उम्र की बच्ची से शादी करना ये सही होगा? अगले दिन हकीम बैलों की दौड़ की रेस में गया हुआ था और इसी मौके को देखते हुए शायदा मास्टर जी के पास पैसे देने जाती है कि वो शहर से किताबें नहीं मंगवा सकती, इसलिए मास्टर जी ही मंगवा दे। वहाँ हाकिम की माँ उसके दोस्त के घर जाती है उसकी बेटी का हाथ मांगने, और हाकिम के दोस्त को ये रिश्ता मंजूर था। फिर क्या था, शायदा से इजाज़त लिए बिना ही हकीम का रिश्ता उस लड़की से तय हो गया। 10 तारीख को ये निकाह होगा। शायदा को जब ये बात पता चली तो वो खामोश हो गई और अचानक अपनी खामोशी से उठ पड़ी। वो सीधा उस बच्ची के पास जाती है जिससे हकीम का निकाह होना है। वो अपनी बातों में उसे बहला फुसला कर उसके घर से दूर ले जाती है। शायद वो उसे कहीं छुपाना चाहती थी, लेकिन तभी उस लड़की के पिता ने उसे देख लिया और शायदा से अपनी बेटी को छीनकर ले गया। उस बच्चे की डॉल वहीं पर गिर गई और अब शायदा मजबूर है और बेबस भी। और जब ये बात हकीम को पता चली कि शायदा ने जिससे हकीम का निकाह होना है उस लड़की को गायब करने की कोशिश की है, तो हकीम ने शायदा को बहुत मारा पीटा, इस तरह से कि उसकी बेटियां भी ये देखकर सहम गई। अगले दिन शायदा अपनी माँ के पास जाती है, शायद उनसे कोई मदद मिल सके, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम अपनी लाइफ मुश्किल में क्यों डाल रही हो। तुम्हारी बेटियों को 2 वक्त का खाना मिलता है,
कपड़े मिलते हैं, इज्जत की जिंदगी जी रही हो, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा कुछ मत करना कि हम लोग भी मुश्किल में आ जाएं। और शायदा चुपचाप अपने घर वापस आ जाती है। और फिर वो दिन भी आ गया। शायदा का पति हकीम 4 लोगों के बीच उस बच्ची से निकाह करके घर आया। उसने शायदा से कहा कि इसे खाना दे दो। शायदा और उसकी बेटियां उस दुल्हन को देखकर हैरान थी। हकीम उस लड़की को शायदा के पास छोड़ गया और कह गया कि रात तक इसे तैयार कर देना। वो लड़की शायदा से कहने लगी कि मुझे अपने घर जाना है। और ये सुनकर शायदा की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह रात भी हो गई। शायदा ने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा और अगली सुबह उसने सुना कि किसी का जनाजा जा रहा है। और ये कोई और नहीं, हकीम ने जिस लड़की से शादी की थी उसकी मौत हो गई। उसके साथ क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता चला और ना ही किसी ने जानने की कोशिश भी की। लेकिन उस लड़की की मौत से शायदा को बहुत बड़ा सदमा लग गया था। वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। शायदा की सास हकीम से कहती है कि ये बहुत जिद्दी औरत है, मुझे तो इसे देखकर लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसकी खामोशी से मुझे डर लगता है। हकीम ने अपनी माँ को समझाया कि वो डरे ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही उसकी इतनी हिम्मत है, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इस तरह कुछ दिन बीते। शायदा अब भी उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार अपने आप को भी मानती है, क्योंकि जब उसकी मौत हुई तो शायदा भी उस घर में मौजूद थी। वो उसके लिए क्यों कुछ नहीं कर पाई। अगले दिन शायदा ने देखा कि उसकी दोनों बेटियां शादी का खेल खेल रही हैं। बड़ी बेटी इकरा अपनी छोटी बहन से कह रही है कि मेरी शादी तो तुमसे पहले हो जाएगी और मैं बस अब यहाँ से जाने वाली हूँ। वो इस खेल को मजाक समझ रही थी। शायदा ने उन्हें डांटा और कहा कि आगे से ऐसा खेल कभी मत खेलना। दरअसल उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो उस हादसे से बुरी तरह डर चुकी है कि कहीं ये सब उसकी बेटियों के साथ भी ना हो जाए। अगले दिन वो महरीन से मिलने जाती है। वो अपने पति हकीम के बारे में उसे कुछ बताने ही वाली थी कि तभी महरीन का अब्बू वहाँ पर आ जाता है और शायदा डर के मारे वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे उसका भाई मिलता है। वो अपनी बहन के हालातों के बारे में बखूबी जानता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा कि यदि कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। और फिर हम देखते हैं कि शायदा के पर वो बताता है कि मुझे मास्टर जी ने भेजा है, आपने किताबें लेने के लिए उनसे कहा था और ये रही आपकी किताबें। लेकिन अब शायदा को इन किताबों को देखकर वो खुशी नहीं रही जो पहले थी। वो बस उस लड़की के बारे में दिन रात सोचती रहती है। आज इकरा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मास्टर जी से मिलना चाहती हूँ। तब शायदा ने कहा कि हाँ, मैं उनसे तुम्हें ज़रूर मिलाऊंगी। शायदा ज़्यादा देर तक कमरे के अंदर ही रहती और इससे उसकी सास को उस पर शक होने लगा था। वो ये बात हकीम को भी बताती है कि दिन भर अपनी दोनों बेटियों के साथ कमरे के अंदर रहती है। जब मैं आवाज़ मारती हूँ तभी कमरे से बाहर निकलती है। पता नहीं अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। और हकीम अंदर जाकर उस कमरे की छानबीन करने लगा। वहाँ पर उसे मास्टर जी की दी हुई किताबें मिल जाती हैं। उसने सारी किताबों को आग में फेंक दिया और शायदा को बहुत मारा पीटा। अब सब कुछ खत्म हो चुका था और इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन हकीम फिर से अपनी माँ से बात करता है। उसे बताता है कि नाशोर के चचेरे भाई ने मेरे लिए रिश्ता भेजा है। वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने के लिए तैयार है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। हकीम गलतियाँ पर गलतियाँ किए जा रहा था और उसकी माँ उसका साथ दे रही थी। और फिर हम देखते हैं कि शायदा मक्की की पोटली लेकर घर वापस लौट रही थी। तभी उस लड़की की माँ उसे रास्ते में मिल जाती है जिससे हकीम निकाह करने जा रहा है। उसने शायदा को सब कुछ बता दिया कि मेरी बेटी की उम्र तुम्हारी बेटी जितनी है, कुछ भी करके मेरी बेटी को अपने पति से बचा लो। और फिर से वही हुआ। वो उस लड़की से निकाह करके बड़ी ही शान से घर के अंदर आता है
शाहिदा ने हकीम से कहा कि उस लड़की को जाने दो। हकीम ने गुस्से में कहा कि तुम क्या कह रही हो? शाहिदा बार बार कहती रही कि उस लड़की को जाने दो। हकीम अपनी पगड़ी उतारकर अपने रूम में जाता है और अपनी गन यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, लेकिन आज तो वो गन शाहिदा के हाथ में थी। हकीम कुल्हाड़ी लेकर शाहिदा को मारने के लिए आगे बढ़ा और शाहिदा एक पल में गुस्से और बेबसी में अपने पति को जान से मार देती है। शाहिदा ने सच में आज बहुत नेक काम किया था। उसने उस बच्ची की जिंदगी बचा ली थी। अब शाहिदा की बेटी अकेली हो चुकी थी और उनकी दादी उन्हें बहुत डराती धमकाती थी। और फिर हम देखते हैं कि गांव वाले उस आदमी के सारे गुनाह भूल जाते हैं। बच्चियों की शादी उन्हें गलत नहीं लगती, लेकिन शाहिदा का विरोध करना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। वो उस पर पति के कत्ल का इल्जाम लगाते हैं और उसे सजाए मौत दी जाती है। इकरा अपनी माँ से मिलने आती है। शाहिदा अपनी बेटी को हिम्मत देती है। वो अपने झुमके उसे देती है और फिर शाहिदा के भाई को ही अपनी बहन की कब्र खोदने का काम दिया जाता है और फिर शाहिदा को सजाए मौत दे दी जाती है। उसका भाई उसके कब्र पर रोता है क्योंकि वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया। और फिर हम देखते हैं कि शाहिदा की दोनों बेटियां मास्टर जी के पास जाती हैं। दरअसल मास्टर जी उन्हें पढ़ाने लगे हैं और शाहिदा जो चाहती थी वही हुआ। शायद उसके पति हकीम के रहते ये मुमकिन ना होता। उसकी बेटियां कभी आगे ना बढ़ पाती। उसे मारकर उसने एक नई काम ही किया है। ये फिल्म हमें बताती है कि समाज को बच्चियों की शादी से दिक्कत नहीं है और मर्द की गुनाह माफ है, और अगर औरत आवाज उठाए तो वही अपराधी बन जाती है। यहाँ औरत को हर कदम पर समझाया जाता है और आदमी को हर कदम पर छोड़ा जाता है। नाम इसे परंपरा दिया जाता है, पर असल में ये औरत की आज़ादी छीनने का बस एक तरीका है। क्या आपने कभी सोचा है कि औरत ने जब सवाल किया तो बदचलन कहलाई, आदमी ने जब गलती की तो इंसान कहलाया? ये बराबरी नहीं, ये सदियों का झूठा इंसाफ है। औरत को परखने के नियम ज्यादा हैं और आदमी को माफ करने के बहाने ज्यादा हैं। इस समाज में औरत की आज़ादी अक्सर इजाजत बन जाती है। क्या पहने, कहाँ जाएं, कब हंसे, हर बात पर सवाल होता है। वहीं आदमी को हर गलती पर लड़का है कहकर छूट मिल जाती है। औरत से त्याग, सहनशीलता और चुप्पी की उम्मीद की जाती है, पर उसकी ख्वाहिशों को कभी जरूरी नहीं समझा जाता। औरत की आज़ादी डर नहीं, बराबरी मांगती है। जब आदमी की गलती संस्कार बन जाए और औरत की आवाज बदतमीजी, तब समझो हमारा समाज बीमार है। दोस्तों, इस मूवी का नाम नो रिग्रेट्स है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है और इसे आप YouTube पर देख सकते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।